आशान्वित हो जाऊंगा कि आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर बताते चले जाएं फटाफट। पहला प्रश्न कि उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? जल्दी जल्दी आंसर लिखते चले जाएंगे। उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की हुई थी? उत्तमाशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? जल्दी जल्दी आंसर बताते चले जाएं। उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? जल्दी जल्दी आपके आंसर जल्दी जल्दी मिलते रहने चाहिए। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत कब आया? कब आया? सारे लोग जल्दी जल्दी। बार्थोलोम्यू डियाज, बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तमाशा अंतरीप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। वास्को डिगामा भारत कब आया? मई 1498 में। वास्को डिगामा भारत कहां आया था? कहां आया? किसके साथ आया? किसके साथ आया? स्वागत किसने किया? ये सारी बातें एक साथ लिखें, कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से मेरे साथ पढ़ाई करते रहें। इतिहास का वेटेज मैं आपको बता दूं, इतिहास का वेटेज सबसे ज्यादा है आपकी परीक्षा में, तो बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाई करना मेरे साथ। कहां आया? कालीकट के बंदरगाह पे। ठीक है, कालीकट गुजरात में नहीं है, कालीकट गुजरात में नहीं है। कालीकट कहां पे है? कालीकट जो है, कालीकट कहां पे है? कालीकट, कालीकट है केरल, वर्तमान केरल में। ठीक है, अब्दुल मजीद या मनीद एक ही बात है कि मदद से या उसके साथ आया था। स्वागत किसने किया इस बंदरगाह पे? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, मालाबार तट भी, लेकिन कालीकट याद रखना, पेपर में यही आएगा। ठीक है, स्वागत किया जमोरिन ने, आपको ये पता है। वो जहाज का नाम क्या था? वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था, पानी वाला जहाज था, उड़ने वाला नहीं था, उसका नाम क्या था? जी बिल्कुल ठीक है, उत्तम राजन, वेरी गुड। राजन आप मेरे से बात करिएगा, आपकी कुछ परेशानी है, मेरे से शाम को बात करिएगा। ठीक है, साओ गैब्रियल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात और कि जब यहां से वापस गया तो वापस जो भी चीज ले गया, मुनाफा कितना गुना हुआ था? इसको मुनाफा कितना गुना हुआ था? जल्दी जल्दी। ठीक है, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल 60 गुना मुनाफा हुआ था। कितना गुना? 60 गुना मुनाफा हुआ था। 1500 में कौन आया था? कौन सा पुर्तगाली आया था 1500 में? जल्दी जल्दी। 60 गुना मुनाफा, बिल्कुल ठीक है। 1500 में, 1500 में कौन एक पुर्तगाली आया था? 13 जहाज लेकर के आया था। कौन था वो? देखा कितना आसान हो रहा है। नहीं, अल्बुकर्क गलत लिख दिया कृपा शंकर जी आपने। डी अल्मीडा गलत लिख दिया ओनीश। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अल्बुकर्क गलत लिख रहे हैं। अक्षिता बेटे 1500 की बात है, पेड्रो अल्वारेज केब्रल, पेड्रो अल्वारेज केब्रल आपको बताया था। पेड्रो अल्वारेज केब्रल 13 जहाजों के बेड़े के साथ आया हुआ था। अब सही है?
आपको सिर्फ पढ़ना सिखा रहे हैं। पढ़ना कैसे है, किसी भी चीज को इतनी बार, अगर ये आदत, अभी मुझे जल्दी नहीं है कि कोर्स जल्दी जल्दी फिनिश कर दें, कोर्स जैसे ही आप समझ लेंगे तो कोर्स को कंप्लीट करना बड़ी आसान हो जाएगा, तब रफ्तार में हम लोग काम करना शुरू कर लेंगे। लेकिन शुरुआत में नींव ही अगर हल्की पड़ जाएगी तो वास्तव में परेशानी अंत तक बनी रह जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर शुरुआत में ही मन खिन्न हो गया, मजा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रही है बात, और होगा किसी न किसी विषय में किसी न किसी के साथ ये समस्या आएगी, तो फिर जो रस आना चाहिए ना पढ़ाई का, वो रस नहीं आएगा और वहीं पे आदमी कमजोर पड़ जाता है उस विषय को लेकर के या उस क्लास को लेकर के, वो पिछड़ जाता है। फिर तो सबसे पहले शुरू के 4 दिन 5 दिन बिल्कुल टाइम लें, समझने की कोशिश करें, टीचर के तरीके को समझने की कोशिश करें, आप अपने आप को इंटरलिंक करने की कोशिश करें। जब ये संभव हो पाएगा तो गति अपने आप से बरकरार हो जाएगी। ठीक है, 1502 में कौन आया था दोबारा से? 1502 आप देखते रहे, पूरा का पूरा ऐसे इतिहास हम लोग याद कर जाएंगे, और आपसे अच्छा इतिहास होगा भी नहीं किसी का। पुनः आया था वास्को डी गामा 1503 में, बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यक्ति आया 1503 में। 1503 में 1503 में अल्मीडा गलत लिख दिया भाई रवि। अल्बुकर्क आया था। अल्बुकर्क ने क्या किया? कोचीन में, कहां पे आपको बताया था, कोचीन में पहले फैक्ट्री या ऑफिस की स्थापना की हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1503 के बाद अब नीतियों में परिवर्तन होना शुरू हुआ, तो गवर्नर्स की भर्ती शुरू हो गई, और यहीं पे बात निकल करके आई, प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर कौन था बताएं? जी, धर्मवती 2 बार धर्मवती, यूएसए की खोज उन्होंने किया हुआ है, लेकिन नामकरण जो हुआ वो वेस्पुस्की के नाम पे हुआ था, अमेरिगो वेस्पुस्की के नाम पे, उसका रीजन दूसरा था। ठीक है, डी अल्मीडा बिल्कुल सही कह रहे हैं, डी अल्मीडा। और डी अल्मीडा ने एक नीति आरंभ की थी, उस नीति का नाम क्या था? उस नीति का नाम क्या था? डी अल्मीडा के द्वारा जो नीति लागू की गई। जी, लव शुक्ला, मुझे फोन करना मेरे नंबर पे शाम को, जब भी बात करनी हो किसी टीचर से, बिल्कुल इसी वजह से नंबर उपलब्ध कराया था। आप कभी भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे समय का और मर्यादा का हमेशा। ब्लू वाटर पॉलिसी एग्जैक्टली था क्या? हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी शक्ति के बल पे इतना प्रभाव बना देना कि अन्य जो छोटे व्यापारी हैं, अन्य जो दूसरे व्यापारी हैं, वो डर करके व्यापारिक कार्य करें, और इतना डर करके कि पुर्तगालियों को कुछ न कुछ टैक्स देना शुरू करें। और वो जो शुल्क युक्त टैक्स होता था, दैट वाज परमिट, उस परमिट को क्या कहा जाता था? तो इस नीति के तहत ही जो परमिट अन्य व्यापारियों को जारी किया जाता था, उस परमिट को क्या कहा जाता था बताना? उस परमिट को क्या कहते थे? बिल्कुल ठीक है सावन मेरे भाई। पल्लवी बहुत बढ़िया बच्चे, राघवेंद्र वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
कारतेज कहा जाता था, कारतेज कहा जाता था। जैसे ही 2 दिन 3 दिन में ये टॉपिक हम खत्म करेंगे, तकरीबन 100 प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा, इतनी ज्यादा बार। ठीक वैसे ही जैसे मक्खन निकालना होता है तो मथनी बहुत ज्यादा मथा जाता है, तो वैसे ही हम सारे लोग काम करेंगे आपसे ज्यादा। अब पेपर वाले दिन में क्या किसका भाग्य होगा वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो जिम्मेदारी हमने उठाई हुई है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ये पक्का प्रॉमिस है। ठीक है, चले। प्रथम गवर्नर के बाद जो दूसरा गवर्नर था, दूसरा गवर्नर यहां तक हमने कर लिया हुआ था। दूसरा गवर्नर कौन था भाई? दूसरा गवर्नर कौन था? अनुज मेरे भाई, सारे लोग, आप सारे लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क को लेकर के 2-3 बातें बताई हुई थी। अल्बुकर्क को लेकर के 2-3 बातें, जैसे आपको यह बताया था कि भारत में एक पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है अल्बुकर्क को। कौन सा वर्ष था और कौन सा क्षेत्र था जिस पर अधिकार कर लिया था अल्बुकर्क ने? बताएं जरा, किस वर्ष और किस क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था अल्बुकर्क ने? बहुत बढ़िया। नहीं रवि, शॉर्ट हैंड रवि, वीडियो जा रही है ना प्रॉपर? रवि शॉर्ट हैंड कह रहे हैं कि आवाज सुनाई दे रही, वीडियो नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेक करें दोबारा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं से विवाह वाली बात भी आपको याद होगी। महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से विवाह करने के संदर्भ में भी बात इन्होंने किया हुआ था। बात खत्म। अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं। इनकी मृत्यु भी गोवा में हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, शुरू करेंगे। कुछ बातें नोट करेंगे, बीच बीच में बात करते रहेंगे, फिर नोट करेंगे। वीडियो नहीं आ रही है, सिर्फ आवाज जा रही है। वीडियो नहीं आ रही है, बस आवाज आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा 1 सेकंड का मुझे टाइम दें भाई। देखें जरा, वीडियो नहीं जा रही है क्या? वीडियो नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। यहां से कोई परेशानी नहीं है, आप थोड़ा सा चेक करें अपने फोन। यहां से कोई परेशानी नहीं, यहां पे सब ठीक है। ठीक है, चले शुरू करेंगे। जहां तक कल नोट किया हुआ था उसके आगे बढ़ेंगे, कुछ बातें नोट करेंगे और प्रश्नों को देखते चले जाएंगे। 1515 तक की बात हमने कर लिया था, उसके आगे बढ़ेंगे। अल्बुकर्क की बात हो गई थी, उसके आगे बात करते हैं। फिर 1524 की बात करते हैं। 1524 में नोट करते रहेंगे इत्मीनान से। 1524 में वास्को डिगामा, वास्को डिगामा तीसरी बार भारत आता है। तीसरी बार भारत आया। मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, आप थोड़ा सा आदत डालें जल्दी जल्दी लिखने की, ठीक है। आप, कुछ लोगों ने कहा सर बहुत तेज लिख रहे हैं, लेकिन क्या करें, अगर लिखा लिखा करके याद करना है तो ऐसा ही करना होगा। आप अपनी गति को तेज बढ़ाएं, ठीक है। मुझे स्लो करने से अच्छा है आप अपने आप को ही तीव्र करें। 1524 में वास्को डिगामा तीसरी बार भारत आया। हालांकि 1527 में इसकी मृत्यु कहां पे हो गई? तो इसकी मृत्यु कोचीन में हुई, जहां सेंट फ्रांसिस, मैं बोल भी रहा हूं, समझ में आ रही होगी बात, सेंट फ्रांसिस चर्च में इसे दफनाया गया। सेंट फ्रांसिस चर्च में इसे दफनाया गया।
आपकी परीक्षा में आपको बताया था कि एक महाकाव्य लिखा गया, वो आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो पर्टिकुलर नोट वही करें जो आपके मतलब का हो। बहुत सारी बातें मैं बोलूंगा जरूर, लेकिन लिखाते समय मैं उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि वास्तव में वो इस वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। हालांकि मैं बोलूंगा जरूर सारी बातों को। ओस लुसिदास जो एक महाकाव्य लिखा गया था, बस आप सुन लें, पेपर में आपके नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण गवर्नर कौन था? अगला महत्वपूर्ण गवर्नर नीनो डी कुन्हा था। कौन था? नीनो डी कुन्हा। कब से कब तक? 1529 से 38 तक नीनो डी कुन्हा था। अगला महत्वपूर्ण गवर्नर नीनो डी कुन्हा था। जी जी जी, नीनो डी कुन्हा था, जिसने 1530 में, कब भाई? 1530 में राजधानी कहां से कहां ट्रांसफर कर दिया? तो राजधानी, कोई किताब खरीदना नहीं है, राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। लिखते रहे आराम से, मैं बोल रहा हूं, आप लिखते रहे। स्थानांतरित कर दिया। तो राजधानी परिवर्तन किसके समय हुआ? नीनो डी कुन्हा के समय काल में। नीनो डी कुन्हा के समय काल में। अगला महत्वपूर्ण गवर्नर नीनो डी कुन्हा हुआ, जिसने 1530 में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। आगे बढ़ेंगे, लिखें। मैं हट भी जाता हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोचीन से राजधानी कहां? गोवा। कहां पे? गोवा स्थानांतरित कर दिया। इसने, या इसी के समय कहां कहां पे? सेंट थोम। कहां पे? सेंट थोम। सेंट थोम कहां पे है? मद्रास के पास, कौमा। हुगली कहां पे है? हुगली बंगाल में, आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल राइट नाउ। हुगली आदि में पुर्तगाली फैक्ट्री या कारखाना, या इसको बस्ती कह ले, ऐसे भी समझ ले। फैक्ट्री का मतलब बस्ती समझ ले, क्योंकि प्रोडक्शन होता नहीं था, उत्पादन नहीं होता था। फैक्ट्री या बस्ती की स्थापना हुई। हुगली को, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये वाला जो लिख रहे हैं, हुगली को आधार बनाकर पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करते थे। अरे नहीं ब्रजमोहन जी, ये अब आप कहेंगे कि सर आप अन्य लोगों का भी नाम शेखर पांडे क्यों नहीं है, सारे लोगों का नाम ब्रजमोहन क्यों नहीं है? तो ये ऐसे नहीं होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है, चले। हाँ भाई सही करें सावंत तिवारी जी, माल रखा जाता था, आप समझ गए हैं फैक्ट्री। आगे बढ़ते हैं। समुद्री लूटपाट करते थे। इसके अलावा एक बात और, इसी के साथ झगड़ते हुए गुजरात का शासक कौन? बहादुर शाह समुद्र में गिरकर मर गया था। समुद्र में गिरकर मारा गया था। करते हैं। इसी के समय सेंट थोम, हुगली आदि में पुर्तगाली फैक्ट्री या बस्ती स्थापना हुई। हुगली को आधार बनाकर के पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करते थे। तो समुद्री लूटपाट कौन से यूरोपीय व्यापारी करते थे? पुर्तगाली करते थे। किस क्षेत्र को आधार बना करके? हुगली को आधार बना करके।
ठीक है। इसी के साथ झगड़ते हुए गुजरात का शासक बहादुर शाह समुद्र में गिरकर मारा गया था। आगे बढ़ेंगे। इतना प्यार से, इतने सम्मान मर्यादा के साथ कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। लोग शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी में रहते हैं बस खत्म हो जाए, और इतना लिखा लिखा कर ये मेरे लिए बड़ा ही कठिन काम होता है, आप इस बात को महसूस करते होंगे। लेकिन इतिहास पढ़ाने का मतलब ही क्या कि आपको तैयार ही ना हो तो कोई मतलब नहीं उसका। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, एक बार मेरे से इतिहास पढ़ लेंगे तो दोबारा से लाइफ में इतिहास पढ़ने की कभी जरूरत नहीं होगी। शर्त एक ही है, आप कितना रोज तैयार करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला गवर्नर क्रमशः, अगले कर लें, अगले गवर्नर क्रमशः कौन हुए? जोबा द कास्त्रो, जोबा द कास्त्रो, जोबा द कास्त्रो, फिर एरो देंगे, कुछ नहीं जानना है जोबा द कास्त्रो के विषय में। फिर मार्टिन अल्फांसो, भाई ठंडी का मौसम है, अभी आम नहीं मिलेगा ये वाला। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, डिसूजा हुए। मार्टिन के समय ही, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के समय ही सेंट जेवियर, सेंट जेवियर, आप जानते होंगे सेंट जेवियर्स स्कूल भारत में बहुत जगहों पे देखने को मिलता है, ये वही भाई साहब हैं। ठीक है, ये भारत में अलग अलग जगहों पे सेंट जेवियर्स स्कूल का नाम बहुत सुना होगा, ये भाई साहब वही हैं जिनके नाम पे। ठीक है, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के समय सेंट जेवियर भारत आए थे। अब क्यों आए होंगे? तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ब्रैकेट में चाहे तो इसके यहां पे लिख लें धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए थे। बात खत्म यहां पे। जी निशा जी, मुझे पता है। अगले गवर्नर क्रमशः जोबा द कास्त्रो, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा हुए। ये अलग है, ये अलग है। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के समय ही सेंट जेवियर जो कि ईसाई धर्म के प्रचारक थे, वो भारत आए हुए थे धर्म प्रचार करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अब ये बातें हो गई, पैराग्राफ करेंगे आप चेंज, पैराग्राफ चेंज करते हैं। अन्य तथ्य नोट करते हैं अगले पैराग्राफ में। अन्य तथ्य पुर्तगालियों को लेकर के। पहली बात, पुर्तगाली सामुद्रिक राज्य को, पुर्तगाली सामुद्रिक राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था, एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। दूसरी बात, पुर्तगाली हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य व्यापारियों से, अन्य व्यापारियों को सुरक्षा देने के बदले शुल्क युक्त परमिट, शुल्क युक्त परमिट जारी करते थे जिसे कारतेज कहा जाता था, कारतेज कहा जाता था। अच्छा ठीक है शिखा कटियार, मैं देख लिया आपकी बात। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं रीजनिंग वाले सर का नंबर भी उपलब्ध करा दूंगा। आपको कोई परेशानी होगी आप डायरेक्ट उनसे कहिए सर ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे करिए। ये आपके लिए काम हो रहा है, ये मेरे पढ़ाने के लिए नहीं। मैं तो
न जाने कितनी क्लासेस, 500 से ज्यादा क्लासेस पढ़ा चुका। ये आपके लिए काम हो रहा है तो आपको जिसमें सुविधा होगी किसी को भी वही काम होगा। आप गौर करेंगे कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है क्लास में। आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, कारतेज कहा जाता था। अगली बात, तीसरी, 1632 में शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों के, ध्यान देंगे कल को मेंस भी लिखना है तो हिंदी में शुद्ध लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो न सिर्फ निबंध में नंबर कटेगा बल्कि सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा वहां भी नंबर कटेगा। तो आज से ही शुद्ध लिखने की कोशिश भी शुरू कर लें। मुझे पता है कि अशुद्ध बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग टीचर होंगे लेकिन इसके बावजूद अशुद्धि भी होती है, समझ रहे होंगे। हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया था, मतलब हुगली इनके अधीन था और शाहजहां अर्थात मुगल के नियंत्रण में आ गया। चौथी बात, पुर्तगालियों ने ही मध्य अमेरिका क्षेत्र से तंबाकू, आलू, मक्का, पुर्तगालियों ने ही मध्य अमेरिका क्षेत्र से तंबाकू, आलू, मक्का आदि भारत लाए थे। ये थोड़ा सा ये ने नहीं होना चाहिए तो और यहां पे पुर्तगाली होना चाहिए था, तब ये सेंटेंस अच्छा बनता। भारत लाए थे। अगली बात, इसके अलावा पुर्तगालियों के वजह से ही के कारण ही या पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में जहाज निर्माण, जहाज कौन सा, पानी वाला, उड़ने वाला नहीं भाई, पानी वाला, जहाज निर्माण एवं 1556 में 1556 में कहां पे, गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का मतलब छपाई खाना, प्रेस की स्थापना हुई। हाँ कुछ बता दिया, बोल दिया, याद नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको उपलब्ध करा देता। वैशाली, बिल्कुल परेशान न होइए क्योंकि आप क्लास कभी भी देख सकती हैं और बिल्कुल प्रॉपर वे में नोट भी तैयार कर सकती हैं। लाइव क्लास में क्या होता है कि कोई व्यक्तिगत समस्या होती तो आप लिख लेती हैं, तो आप अगर नहीं ले पाती हैं तो भी कोई बात नहीं, आपका नाम मुझे याद है, ठीक है। आप कमेंट में अपनी परेशानी लिख दिया करेंगे, सारे टीचर्स कमेंट भी चेक करते हैं, तो कोई भी परेशानी आएगी तो उसे दूर करेंगे, बिल्कुल परेशान न हो। आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये 1556 सही रहेगा। अनमोल गिफ्ट, क्या नाम है, अनमोल गिफ्ट, वो भी गिफ्ट तो अनमोल होता ही है वैसे भी। एक लाइन और लिखेंगे यहां पे। एक बात, उपरोक्त के अलावा भारत में अनानास, कौमा, पपीता, टमाटर, शकरकंद, कितना अच्छा गाना भी है, शकरकंद, और भाई क्या, रबर, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा काजू, इसके अलावा मूंगफली, इसके अलावा लाल मिर्च, इसके अलावा ल से लाल मिर्च, ल से लीची, इसके अलावा संतरा, मुझे अपना पूरा नोट से याद है, आदि की कृषि भी आरंभ हुई।
अब जाकर के बात खत्म। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। उपरोक्त के अलावा भारत में अनानास, पपीता, टमाटर, शकरकंद, रबर, काजू, मूंगफली, लाल मिर्च, लीची, संतरा आदि की कृषि भी आरंभ हुई। हाँ दीप्ति जी, मैं समझ रहा हूं, अभी तक तो बात करने में ही टाइम निकला है, तो बात करने की आदत छूटेगी नहीं मतलब। चले, अगला मुद्दा है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। डच। डच का मतलब होता है हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड। हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीदरलैंड कहा जाता है। और वर्तमान में अगर इसकी राजधानी देखा जाए तो इसकी राजधानी ज्योग्राफी में आपको पढ़ना होगा एम्स्टर्डम। कौन सा भाई? एम्स्टर्डम, ठीक है। हमें बेसिकली इनके विषय में पढ़ाई करनी है, डच के विषय में। देखें, आपको बताया था कि एक संयुक्त पूंजी के तौर पे डच संसद, जिसका नाम था स्टोटेन जनरल, के द्वारा एक संयुक्त पूंजी के तौर पे एक कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था बेरिंगदे ओस्ट इंडेसे कंपनी। और इस कंपनी की आरंभिक जो पूंजी थी वो 65 लाख गिल्डर थी, जो कि वहां की मुद्रा थी उस तत्कालीन समय में। और भारत के साथ साथ अन्य जो पूर्वी देश थे, उन देशों के साथ, अर्थात पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का कितने वर्ष का इनको एकाधिकार दिया गया बेरिंगदे ओस्ट इंडेसे कंपनी को? वो 21 वर्ष का। आरंभ में इन लोगों ने मसाले के व्यापार पे फोकस किया था, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि उससे ज्यादा कपड़ा, तो कपड़े के व्यापार पे फोकस किया। इसके साथ साथ नील और शोरा का भी अच्छा खासा व्यापार ये लोग करते थे। यही रीजन था कि मालाबार तट से ज्यादा व्यापार न करके इन लोगों ने कोरोमंडल तट से ज्यादा व्यापार कार्य किया हुआ था। कालांतर में चल करके एक और प्रश्न बनता है कि भारतीय वस्तुओं, विशेषकर कपड़ा को एक निर्यात परक वस्तु बनाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो वो डचों को जाता है सीधे सीधे। आपको बताया था कि चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट स्थान प्राप्त किया था इन लोगों ने, और वहां पे गिल्ड्रिया नाम से एक फैक्ट्री, बस्ती स्थापित की, गिल्ड्रिया, जो कि इनका मुख्य केंद्र होता था। भारत में डचों का मुख्य केंद्र कौन सा स्थान था? पुलिकट। हालांकि बाद में जाकर के, काफी वर्षों बाद, 1690 के आसपास की बात थी, कि इनका जो मुख्य केंद्र था वो नागपत्तनम हो गया था। लेकिन वो मुख्य मुद्दा नहीं है आपकी परीक्षा के लिए। डचों का भारत में मुख्य केंद्र कौन सा था? तो आपको हमेशा उत्तर लगाना है पुलिकट को ही, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया था 1759 में एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, बेदरा। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके बाद ही बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर लिया डचों ने भारत से। लगभग भारत के साथ व्यापारिक कार्य इनका समाप्त हो गया। कुछ फैक्ट्रियों के नाम बताए थे, जैसे मूसलीपट्टनम, पेटापुल्ली, पुलिकट, करिकाल, ढाका वगैरह वगैरह, हरिहरपुर, खंभात, आगरा। फिर बंगाल क्षेत्र में कुछ फैक्ट्रियों के नाम बताए थे। तो बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से इन सारी चीजों को नोट कर लेते हैं, फटाक से ये भी कंप्लीट हो जाए। डचों के विषय में 1602 में डच संसद, क्या नाम था? स्टोटेन जनरल। स्टोटेन जनरल द्वारा एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, जिसका नाम था बेरिंगदे ओस्ट इंडेसे कंपनी, नाम याद करेंगे, बेरिंगदे ओस्ट इंडेसे कंपनी की स्थापना की गई।
इस कंपनी की आरंभिक पूंजी, मतलब कितना पैसा लगा करके व्यापार करना शुरू किया, आरंभिक पूंजी कितनी थी? आरंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। 65 लाख गिल्डर थी। इस कंपनी को 21 वर्ष तक आरंभ में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। व्यापार करने का एकाधिकार मिला था। इत्मीनान से लिखें, मैं रिपीट करूंगा। डचों के विषय में देख रहे हैं। 1602 में डच संसद स्टोटेन जनरल द्वारा एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जिसका नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडेशे कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी की आरंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। इस कंपनी को 21 वर्ष तक आरंभ में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे। आरंभ में, पैराग्राफ चेंज करके, आरंभ में डचों ने मसाले के व्यापार पर फोकस किया, किंतु जल्दी ही, कुछ समय बाद अर्थात जल्दी ही इन्होंने कपड़ा के व्यापार को मुख्य, कपड़ा के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही अर्थात कपड़ा के साथ ही, इसके साथ ही डच नील एवं शोरा, बारूद वगैरह बनाने के काम, नील एवं शोरा के व्यापार पर भी ध्यान केंद्रित किए। भारतीय वस्तुओं विशेषकर कपड़ा को निर्यात परक वस्तु, अर्थात निर्यात करने की एक वस्तु, निर्यात परक वस्तु बनाने, भारतीय वस्तुओं विशेषकर कपड़ा को निर्यात परक वस्तु बनाने में डचों की सर्वप्रमुख भूमिका थी। यही कारण था कि डचों ने मालाबार तट की उपेक्षा की, मतलब यहां से कार्य नहीं किया जाते, उपेक्षा की, एवं कोरोमंडल तट, अगर पता नहीं होगा ज्योग्राफी वाले सर से पूछ लेना, कोरोमंडल तट से ज्यादा कार्य किया, कोरोमंडल तट से ज्यादा कार्य किया। रिपीट करते हैं। आरंभ में डचों ने मसाले के व्यापार पर फोकस किया, किंतु जल्दी ही इन्होंने कपड़ा के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही डच नील और शोरा के व्यापार पर भी ध्यान केंद्रित किए। भारतीय वस्तुओं विशेषकर कपड़ा को निर्यात परक वस्तु बनाने में डचों की सबसे प्रमुख भूमिका थी।
यही कारण था कि डचों ने मालाबार तट की उपेक्षा की एवं कोरोमंडल तट से ज्यादा कार्य किया था। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ। डचों ने चंद्रगिरी, चंद्रगिरी कहां पे है? ये मद्रास के पास। चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट, पुलिकट स्थान प्राप्त किया, जो कि इनका केंद्रीय स्थल था, केंद्रीय स्थल था। यहीं पर गेल्ड्रिया, गेल्ड्रिया नामक फोर्ट भी बनाया गया। पुलिकट से ही डच अपना सिक्का भी, सिक्का अर्थात क्वाइन, पुलिकट से ही डच अपना सिक्का, ब्रैकेट में लिखेंगे नाम सिक्के का, क्या नाम था? पैगोडा, ढालते थे। सिक्का ढलाई, ढालते थे। शोरा एक ऐसा तत्व है जिसे बेसिकली बारूद वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। पैगोडा। बबलू सिंह जी, थोड़ा सा आप भी घर बैठ करके मेहनत करें, मेरे ऊपर इतना लोड न दें, ठीक है। अपने आप में मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप भी लिबरल होकर के अपनी मदद भी घर बैठे बैठे करें, सब कुछ मेरे ऊपर ही न छोड़ दें, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ। 1759 में, 1759 में बेदरा के युद्ध में, 1759 में बेदरा के युद्ध में, बेदरा कहां पे है? तो ये था बंगाल में। कहां पे? बंगाल। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, डचों को हरा दिया, जिसके बाद भारत से इनका व्यापार कार्य लगभग समाप्त हो गया, सत्रह सौ उनसठ में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके बाद भारत से इनका व्यापार कार्य लगभग समाप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे। डचों की एक लास्ट, डचों की प्रमुख फैक्ट्रियां, प्रमुख फैक्ट्रियां, डचों की प्रमुख फैक्ट्रियां, क्रमशः क्या मतलब, प्रमुख फैक्ट्रियां ही कर देते हैं बस। प्रमुख फैक्ट्रियां देखें, बिल्कुल क्रम से लिखते हैं। सबसे पहली मूसलीपट्टनम, मूसलीपट्टनम। इसके साथ लिखेंगे प्रथम फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री किसकी? डचों की। कब? 1605 में इस फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। तो डचों की पहली फैक्ट्री कौन थी? मूसलीपट्टनम। मूसलीपट्टनम भी कहां पे था? कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मूसलीपट्टनम, ठीक है।
और मुसलीपट्टनम जो कि प्रथम फैक्ट्री थी, इसकी स्थापना 1605 में हुई थी भारत में। किसके द्वारा हुई थी? तो डच अधिकारी था वादेर हेग द्वारा। कौन भाई? वादेर हेग द्वारा। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, याद रखें। हाँ, धीरे धीरे गए रिंकल जी, धीरे धीरे गए। मतलब टर्निंग पॉइंट हो गया, बेदरा का युद्ध टर्निंग पॉइंट हो गया। उसके बाद ये टिक नहीं पाए, धीरे 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 अपना सब कुछ समेटते हुए निकल गए। 20-25 साल लगा होगा, उसके बाद भी आगे बढ़ेंगे। हो गया निशा जी? नीतू शर्मा जी, अब छूट रहा है आपका। हाँ, आराम से लिखें, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अपनी स्पीड बढ़ाने की लगातार कोशिश करते चले जाएं। ठीक है? अब सावंत जी, अब 1610 नहीं लिखाएंगे, ठीक है? मुसलीपट्टनम के बाद, मुसलीपट्टनम के बाद अगले पेज पे, जल्दी जल्दी। मुसलीपट्टनम के बाद, मुसलीपट्टनम के बाद पेटापुल्ली, पेटापुल्ली, ये भी आंध्र प्रदेश का ही एरिया था। फिर इसके बाद पुलिकट, पुलिकट, फिर कॉमा दे देते हैं, हरिहरपुर, हरिहरपुर, फिर कहां पे? हरिहरपुर, हरिहरपुर, हरिहरपुर के बाद ढाका, ढाका के अलावा खंभात, करिकाल, ईटीसी कर दीजिए, बहुत हो गया। एक लास्ट लाइन, बंगाल में, बंगाल में स्थापित, क्रमशः स्थापित, क्रमशः पहले लिखना, क्रमशः स्थापित फैक्ट्रियां। पीसीएस में 2 बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे हुए हैं। तो बंगाल में अगर बात किया जाए तो पीपली, पिपली के बाद पिपली, बालासोर, ये सारे जगह हैं। फिर चिनसुरा, चिनसुरा, और चिनसुरा को लेकर के एक बात और लिखेंगे कि ये मुख्य केंद्र था बंगाल में। डचों का मुख्य प्लेस कौन सा था? चिनसुरा था। कौन सा? चिनसुरा था। ठीक है? चिनसुरा, पिपली, बालासोर, फिर चिनसुरा। चिनसुरा के बाद अगला कौन सा? कासिम बाजार, कासिम बाजार। इन जगहों को वर्तमान के नजरिए से नहीं देखना है, ठीक है? उस समय के नजरिए से देखना है जबकि ये बातें हो रही हैं। कासिम बाजार, फिर पटना। पटना आज बिहार में है, लेकिन बिहार नाम से एक समय प्रांत नहीं होता था जबकि ये बात हो रही है, और ये सारा का सारा बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल था। ठीक है? लिख लें पहले, फटाक से लिख लें पहले। हो गया होगा। बंगाल में स्थापित फैक्ट्रियां कौन कौन सी थी? पिपली, बालासोर, चिनसुरा जो कि मुख्य केंद्र था, कासिम बाजार, पटना। फटाक से एक रिवीजन मारते हैं। ये तो प्रश्न हो गया आपका। 5 मिनट का टाइम, एक रिवीजन फिर से यहीं से शुरुआत किया हुआ था। देखेंगे 1524 में, कब भाई? 1524 में वास्को डी गामा कितनी बार आया? तीसरी बार भारत आया था। वास्को डी गामा की मृत्यु कब हो गई थी? 1527 में हुई थी। कहां पे हुई थी? कोचीन में हुई थी। वास्को डी गामा की मृत्यु कहां पे हुई थी? कोचीन में हुई थी। और कोचीन के कौन से चर्च में इसे दफनाया गया था? सेंट फ्रांसिस चर्च में इसे दफनाया गया था। अगला महत्वपूर्ण गवर्नर कौन हुआ? निनोडी कुन्हा। निनोडी कुन्हा को लेकर के कुछ बातें बताई थी कि इसी के समय 1530 में राजधानी कोचीन से कहां स्थानांतरित कर दी गई? गोवा कर दी गई। तो एक प्रश्न बनेगा कि पुर्तगालियों की राजधानी कहां पे आरंभिक थी? तो आपका उत्तर होगा कोचीन में। बाद में राजधानी परिवर्तन होकर के कहां चला गया? गोवा में चला गया।
आगे बढ़ेंगे तो गोवा को राजधानी किसने बना दिया? निरोडी कुन्ना ने। उसके पहले कहां पे थी राजधानी? कोचीन में थी। अगली बात, इसी के समय सेंट थॉम, बिल्कुल इसको भूल जाएंगे, ये याद रखना, हुगली को याद रखना। हुगली को ही आधार बना करके, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, हुगली को ही आधार बना करके कौन से लोग? पुर्तगाली लोग कहां पे? बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्या करते थे? लूटपाट किया करते थे। इसी के समय झगड़ते हुए, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, कहां का शासक? गुजरात का शासक, क्या नाम था भाई? बहादुर शाह, समुद्र में गिरकर मारा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगली बात, अगले गवर्नर कमिश्नर कौन थे? तो जोवा द कास्त्रो और मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के समय एक महत्वपूर्ण बात होती है कि सेंट जेवियर, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आए हुए थे। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा अन्य तथ्यों में हमने देखा कि पुर्तगाली सामुद्रिक राज्य को क्या कहा जाता है? एस्तादो द इंडिया कहा जाता है। और हिंद महासागर क्षेत्र में जो ये शुल्क युक्त परमिट जारी करते थे अन्य लोगों को, उन्हें क्या कहा जाता था? तो ये परमिट जो होता था, उस परमिट को कार्तेज कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे, अगली बात 1632 की बात है, ये वर्ष भूल जाना। कौन सा मुगल शासक था जिसने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? तो हुगली को पुर्तगालियों से छीना था किसने? शाहजहां ने। अगली बात, पुर्तगालियों ने कहां से? मध्य अमेरिका। अगर कोई पर्टिकुलर एक देश का नाम पूछेगा तो आप ब्राजील याद रखेंगे। और तंबाकू, आलू, मक्का, भारत में इनका प्रोडक्शन किन यूरोपियों की वजह से आरंभ हुआ था? तो इन तंबाकू, आलू, मक्का के साथ साथ आपको अन्य अनानास, पपीता, टमाटर, शकरकंद आदि आदि जो भी, रबर वगैरह जो भी बताया, ये सारी की सारी भारत में किसकी देन रही है? पुर्तगालियों की देन रही है। इसके अलावा पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में और क्या क्या हुआ? जहाज निर्माण का भी कार्य हुआ। इसके साथ साथ 1556 में कहां पे? गोवा में पुर्तगालियों की वजह से ही भारत में पहला छपाई घर स्थापित हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगली बात, उपरोक्त के अलावा भारत में क्या क्या? अनानास, पपीता, टमाटर, ठंडी का दिन है बच के रहना भाई, शकरकंद, रबर, काजू, मूंगफली, काली मिर्च नहीं लाल मिर्च, काली मिर्च नहीं लाल मिर्च, लीची। बहुत लोगों के तो पानी आ रहा होगा मुंह में क्यों भाई? बहुत लोगों के मुंह में संतरा, लीची, मजा आ रहा होगा देख करके, काश मिल जाता, मजा आ जाता थोड़ा सा। आगे बढ़ेंगे, डचों की बात करते हैं। डच का मतलब क्या होता है? हॉलैंड, पुराना नाम था, वर्तमान में नाम है नीदरलैंड। राजधानी वर्तमान में कहां? एम्स्टर्डम। 1602 में डच कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में। उसके बाद से ही भारत में आना जाना इनका शुरू हो जाता है। डच संसद के द्वारा एक संयुक्त पूंजी के रूप में, नाम क्या था इसका? आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बेरिंग दे ओस्ट इंडेशे कंपनी। और इनकी आरंभिक पूंजी क्या थी? 65 लाख गिल्डर। और कितने वर्ष के लिए अधिकार मिला? 21 वर्ष तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। अगली बात, आरंभ में डचों ने मसाले के व्यापार पे फोकस किया, लेकिन जल्दी ही अपना नीति बदला और बेसिकली इन्होंने कपड़े के व्यापार पे फोकस किया। किस पे? कपड़े के व्यापार पे मुख्यतः फोकस किसने किया? डचों ने। कपड़े के व्यापार पे किस यूरोपियों ने सबसे ज्यादा फोकस किया? डचों ने। इसके साथ साथ नील और शोरा को भी अपने व्यापार या निर्यात के केंद्र में इन लोगों ने रखा हुआ था। और भारतीय वस्तुओं विशेषकर कपड़े को निर्यात परक वस्तु बनाने में किसका सबसे प्रमुख योगदान रहा है? तो इसका उत्तर है डचों का। किसका भाई? डचों का। यही रीजन था कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा व्यापार कार्य किस तट से किया हुआ था? कोरोमंडल तट से सर्वाधिक व्यापार किया हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगली बात, डचों ने किस क्षेत्र के राजा से? तो चंद्रगिरी के राजा से कौन सा स्थान हासिल किया था? पुलिकट। कौन सा इनका केंद्रीय स्थल था? पुलिकट। डचों का भारत में केंद्रीय स्थल कौन सा था? पुलिकट था। और कौन सी फैक्ट्री यहां पे स्थापित की गई थी डचों के द्वारा? गेड्रिया नाम से। और डचों का जो सिक्का था, उस सिक्के का नाम क्या था? पैगोडा। पैगोडा की ढलाई कहां से होती थी? पुलिकट स्थान से। पैगोडा क्या था? सिक्का था, जो कि डच लोग पुलिकट स्थान से ढालते थे। आगे बढ़ेंगे, 1759 में कौन सा एक युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा के युद्ध में किसने किसको हरा दिया? अंग्रेजों ने हराया। किसको? डचों को हराया। उसके बाद व्यापार कार्य समाप्त हो गया। डचों की प्रमुख फैक्ट्रियों के बारे में तो ये वाला सिर्फ याद रखेंगे और सारा कुछ भूल जाएंगे।
और सारा कुछ भूल जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। वादिर हेग के द्वारा पहली फैक्ट्री कौन सी थी? मूसलीपट्टनम थी। कब? 1605 में। किसके द्वारा स्थापित की गई? वादिर हेग के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ये बिल्कुल भूल जाना, नोट है आपके कॉपी में लेकिन भूल जाना बिल्कुल। ठीक है, ये बंगाल वाली फैक्ट्री याद रख लेना, क्योंकि पीसीएस में पहले पूछा हुआ है। पीसीएस की, यूपी पीसीएस की खास आदत है, रिपीट करता है बहुत बार प्रश्नों को। तो ये चूंकि रिपीटेड है 2 बार, तो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। तो यहां पे जाकर के आज हमारी क्लास समाप्त होती है। बिल्कुल खुश रहें, अच्छे से रहें, एंजॉय करें और टेंशन नहीं लेना कभी भी। टेंशन लोगों को देने की, अब मुझे नहीं, मतलब दूसरों को। ठीक है, और टेंशन में नहीं रहना है। बिल्कुल धीरे धीरे रोज के रोज थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपसे अच्छी तैयारी है नहीं। अन्य जगहों पे आपके दोस्त मित्र पढ़ाई करते होंगे, आप फोन करना और पूछ लेना कि तुम्हारा क्या हाल चाल चल रहा है, किस प्रकार की तैयारी हो रही है। बहुत सामान्य सी बात है, अगर आप अच्छी से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अन्य जगहों पे पढ़ने वाले किसी दोस्त मित्र से आप फोन पे 5 प्रश्न पूछ लेना, उनसे उत्तर मांग लेना, उनकी जुबान लड़खड़ाएगी, यार ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, मत दीजिएगा। आप कहिएगा अब बेटा तुम 5 प्रश्न हमसे पूछ लो, फटाक से उत्तर दीजिएगा, ऑप्शन नहीं मांगना। ठीक है, पढ़ाई का मतलब ये होता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर। बहुत अच्छे से रहें, खुश हैं। धन्यवाद।